हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। मतलब कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई ब्रेन को अफेक्ट करता है, उसके कारण क्या क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं क्या तो इसके टेम्पोरल प्रोफाइल के बेस पे क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, तो कुछ बीमारी ऐसी होती है जो तुरंत हो जाती है और मतलब कि विदिन 1 वीक। ठीक है, एक्यूट थोड़े समय के लिए रहती है। कुछ जो होती है बहुत दिन बाद, मतलब महीनों लग जाता है उसको डेवलप होने में, उसको कहते हैं क्रोनिक, मतलब 2 वीक के बाद। ठीक है, सब एक्यूट और क्रोनिक के बीच में जो होता है वो सब एक्यूट होता है, उसमें 1 से 2 सप्ताह लगता है। ठीक है, तो एक्यूट कौन तुरंत अपना ये सिम्टम शो कर देता है, तो वो है बैक्टीरियल या वायरल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसको कहते हैं, तो इन्फ्लामेशन इन द मेनिंग्स, जो कवरिंग होता है उसको कहते हैं, या वायरल इंसेफ्लाइटिस, ये एक्यूट में आता है। इंसेफ्लाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन पैरेन्काइमा, जो के अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू हैं उनमें इन्फ्लामेशन। तो डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, सब एक्यूट में कौन सा आता है, तो जो भी होता है सब एक्यूट में होता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंजाई, सब। ठीक है, क्रोनिक में कौन सा होता है, जो समय लेता है बीमारी, मतलब वो हमारे अंदर होता है लेकिन वो पहले धीरे धीरे धीरे, या क्या कोई बीमारी क्या होता है ये 2 वीक से ज़्यादा दिन तक चल जाता है, तो उसको कहते हैं क्रोनिक। ठीक है, तो टीबी मेनिंजाइटिस और फंगल मेनिंजाइटिस इसका एग्जाम्पल होगा। अब क्या करें, ब्रेन एब्सिस, ब्रेन में क्या हो जाना, पस का भर जाना। ये मेनली कब होता है, तो जब सिम्टम स्टार्ट होता है उसके 11 से 12 दिन बाद होता है। ठीक है, ये फोकल मास लेसन है, तो फोकल मास किसी पार्टिकुलर एरिया में होता है। ये अगर इसको ट्रीट कर दें तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रीट ना करें तो ये मेनली फेटल हो सकता है, मतलब हमारे जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, अब कैटेगरी में बांटा गया, तो मेन जो कारण होता है इन्फेक्शन का, वो 2 चीज़ मेन माना गया। किसको, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन, और उसके बाद टीबी मेनिंजाइटिस, मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और टीबी मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरो इन्फेक्शन है। तो बच्चों में क्या होगा, पेडियाट्रिक्स में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एक्यूट ऑनसेट है। ठीक है, और एडल्ट में टीबी मेनिंजाइटिस ज़्यादा होगा कॉमन। क्यों, क्योंकि वो क्रोनिक है, और क्रोनिक कहने का क्या मतलब है, एडल्ट टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा तो वो बच्चों में तो होगा नहीं, इसलिए बच्चों में ज़्यादा कौन से इन्फेक्शन होते हैं, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और एडल्ट में टीबी मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनली ये ऑन द बेसिस ऑफ एज कंसीडर किया जाता है। चलिए, जैसा कि मैंने बोला, एडल्ट में टीबी मेनिंजाइटिस ज़्यादा कॉमन है, पेडियाट्रिक्स में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ज़्यादा कॉमन है। लेकिन जब HIV के केस आते हैं उसमें कौन सा मेनिंजाइटिस होता है, उसमें जो मेनिंजाइटिस होता है उसको कहते हैं क्रिप्टो मेनिंजाइटिस, मतलब मेनली वो क्रिप्टोकोकस के कारण होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है क्रिप्टो मेनिंजाइटिस। ये मेनली ज़्यादा होता है HIV केस वाले पेशेंट में। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फीवर होगा। ठीक है, कोई भी सेंट्रल नर्वस इन्फेक्शन हो उसमें फीवर होगा। ठीक है, प्लस हेडेक या वोमिटिंग होगा, उसका जो सेंसोरियम है वो अल्टर होगा, न्यूरोलॉजिकली वीक हो जाएगा, सीजर होंगे, नेक रिगिडिटी होगी। जो हेडेक और वोमिटिंग होता है वो मेनली क्यों होता है, तो हमारे ब्रेन का क्या हो गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाने के कारण या इन्फेक्शन के कारण। और जो नेक रिगिडिटी है वो लेस प्रोडोमिनेंट है, अगर हम किससे डील करें, क्रोनिक टाइप से डील करें तो। ठीक है, लेकिन जब नेक रिगिडिटी देखा जाता है तो हम मेनली क्या सोचते हैं, ये मेनिंजाइटिस है, ये सब एरेक्नॉइड हैमरेज है। ठीक है, कुछ केसेस में फीवर एब्सेंट भी होता है। अब मेनिंजाइटिस या इंसेफ्लाइटिस कौन सा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कवरिंग अफेक्टेड रहेगा तो मेनिंजाइटिस, लेकिन अगर ब्रेन पैरेन्काइमा इन्फेक्टेड रहेगा तो इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, क्या है, मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस इज एन इंसेफ्लाइटिस विथ मेनिंग्स पार्टली अफेक्टेड। अब एक टर्म आता है जिसमें मेनिंग और इंसेफ्लाइटिस दोनों आते हैं, मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस। इसमें ये क्या है, ये टाइप का इंसेफ्लाइटिस है जिसमें मेनिंग्स भी क्या होता है, थोड़ा अफेक्टेड होते हैं। ये मेनली वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो अभी दोनों में ये कंपैरिजन किया है। जो मेनिंजाइटिस है उसका जो मेन सिम्टम है वो फीवर, हेडेक और नेक रिगिडिटी है। तो नेक रिगिडिटी हम कैसे चेक करते हैं, तो नेक रिगिडिटी चेक करते हैं कर्निक या
ब्रूदिंग की ये प्रोसेस है। अब ये क्या होता है, तो देखिए फिगर के अनुसार समझाती हूँ। देखिए पहला जो है वो क्या है, पहला है वो ब्रोंस्की साइन है। इसमें क्या किया जाता है, जब नेक को हम ऊपर करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा हिप क्या हो जाता है, हिप और नी क्या हो जाता है, फ्लैक्स हो जाता है। और दूसरा साइन कौन सा है, कर्निक साइन। कर्निक साइन में क्या होता है, हम किसको, हैमस्ट्रिंग को हम अपने लेग को क्या करते हैं, सीधा करने का ट्राई करते हैं, पर वो सीधा नहीं होता है। तो ये दोनों तो आप समझ गए पिक्चर से। और इसमें क्या होता है, फीवर, हेडेक, नेक रिगिडिटी, वोमिटिंग, और क्या होता है इसमें, रिलेटिवली प्रिजर्व मेंटल स्टेटस एट ऑनसेट। स्टार्टिंग में इसमें मेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक्सेप्ट फुलमिनेंट केस। फुलमिनेंट केस क्या होता है, ऐसा केस जो सडन या सीवियर हो, ठीक है। कोई भी फोकल साइन नहीं मिलेंगे जब तक कि इन्फ्रैक्शन नहीं हो, किसके कारण, अल्थराइटिस के कारण। अल्थराइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द आर्टरी। ब्रेन का बात कर रहा है तो आर्टरी ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है, मेंटल और बिहेवियर चेंज होता है ऑनसेट में ही, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई भी नेक रिगिडिटी नहीं होती है, या मिनिमम नेक रिगिडिटी होती है, एक्सेप्ट किस में, तो मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस, क्योंकि इसमें दोनों सिम्टम आता है, दोनों पार्ट अफेक्टेड होता है। एक्यूट कोर्स होता है और वो भी बैक्टीरियल या वायरल। रूल आउट हम कैसे करेंगे, तो इसमें पेशेंट को क्या होता है, इंटैक्ट सेंसोरियम होता है, ठीक है। स्टोरी भी टोल्ड बाय रिलेटिव्स। जो मेनिंजाइटिस है उसमें पेशेंट के द्वारा स्टोरी बोला जाएगा क्योंकि वो होश में रहेगा। इंसेफ्लाइटिस में क्या है, स्टोरी रिलेटिव के द्वारा बोला जाएगा क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस में क्या है, चलिए अब स्पेशल करके मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस, अगर कोई मेनिंजाइटिक सिंड्रोम होगा, किसी पर्सन को मेनिंजाइटिक सिंड्रोम होगा तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि उस तीनों को 3 कैटेगरी में बांटना है। मतलब कि क्या वो एक्यूट है, 1 वीक से पहले है, या सब एक्यूट है, या क्रोनिक है, ठीक है। ये बांटने से क्या फ़ायदा होगा, अगर एक्यूट है मेनिंजाइटिस अगर अभी हुआ है तो या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ होगा, या ये 2 वीक से ज़्यादा समय तक हो गया, या 2 वीक से ज़्यादा समय से है तो ये क्रोनिक में आ जाएगा, मतलब कि ये टीबी मेनिंजाइटिस या फंगल मेनिंजाइटिस होगा। लेकिन अगर 1-2 वीक में है, 1 से 2 वीक के अंदर है तो ये चारों में का ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अगर कोई पर्सन मिला जिसको मेनिंजाइटिस है तो सबसे पहले क्या करना है, उसको डिवाइड करना है किसमें, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक में, ठीक है। तो जैसा कि वर्ड इससे से पता चलता है, मेनिंजाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द मेनिंग्स। जैसा हमें पता है 3 तरह का मेनिंग्स होता है, DAP, दूरामीटर, एरेक्नॉइड और पाइमीटर। दूरामीटर सबसे ऊपर रहता है, पाइमीटर सबसे नीचे होता है। पाइमीटर में ही मेनली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सब एरेक्नॉइड में क्या होता है, CHF होता है, और जो दूरामीटर होता है उसमें वो मेनली स्कल टाइप का कवरिंग होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। तो ये जो मेनिंजाइटिस है वो मेनली किस में होता है, तो पाइमीटर या एरेक्नॉइड मैटर में होता है। जैसा कि पता है कि दूरामीटर क्या है, वो तो कुछ नहीं है, बस एक कंकाल है या कवरिंग है स्कल का, ठीक है। तो उसमें नहीं होता है। इसमें हम क्या देखेंगे, तो ट्रायाड देखेंगे। ट्रायाड कहने का मतलब इसका जो पहचानने का 3 सिम्टम है, पहला फीवर, हेडेक और नेक रिगिडिटी। ये तीनों अगर देखें, कोई पेशेंट आपके पास आया, उसको फीवर है, ठीक है, उसको हेडेक भी हो रहा है और उसका नेक क्या हो रहा है, रिगिड है, तो हम समझेंगे सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसको मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो इसको कंफर्म कब कैसे करेंगे, तो 2 साइन जैसा कि मैंने पहले बताया था, ब्रुस्की साइन और कर्निक साइन, ठीक है। एक में क्या करते हैं, अगर ये नेक को ऊपर फ्लैक्स करते हैं तो लेग भी फ्लैक्स होता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। वोमिटिंग भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये ट्रायड में नहीं आता है। तो वोमिटिंग क्यों होता है, तो हमारे ब्रेन में जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो बढ़ जाने के कारण कभी कभी वोमिटिंग भी होता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, प्रिजर्व मेंटल स्टेटस एट ऑनसेट। स्टार्टिंग में मेंटल स्टेटस नहीं होता है, मतलब वो पागल जैसा नहीं करता है। ये किसका सिम्टम है, मेंटल स्टेटस होना, ये इंसेफ्लाइटिस का सिम्टम है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कब, जब ये फुलमिनेंट ना हो। फुलमिनेंट कहने का क्या मतलब है,
फुलमिनेंट मतलब होता है कि डिजीज क्या है, सडन है और सीवियर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें कोई भी फोकल साइन नहीं होता है, सिर्फ कब, जब ये इन्फेक्शन अर्थराइटिस के कारण ना हुआ हो। ठीक है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्फेक्शन मेनली कंसंट्रेटेड होता है आउटसाइड या ब्रेन के सरफेस में, अंदर ब्रेन पेरेन्काइमा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूरामीटर भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ दो इन्वॉल्व होता है, कौन सा, एरेक्नॉइड और पाइमेटर। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर इसका पिक्चर दिखा रहा है मेनिंजाइटिस का, जिसमें इन्फ्लामेशन किस में हुआ है, एरेक्नॉइड में हुआ है और पाइमीटर में हुआ है। ये इसका हिस्टोलॉजिक व्यू है। ठीक है, हिस्टोलॉजिक व्यू में क्या कर रहा है, देयर इज इंक्रीज न्यूट्रोफिल इन द सबएरेक्नॉइड स्पेस। सबएरेक्नॉइड स्पेस में क्या हो रहा है, न्यूट्रोफिल भरा हुआ है। इन्फेक्शन इज लिमिटेड इन दिस एरिया ओनली बिकॉज मेनिंजाइटिस डज नॉट पेनिट्रेट द ब्रेन। कह रहा है कि इन्फेक्शन जो है वह बस इसी एरिया तक है। क्यों, क्योंकि जैसा कि हमें पता है ये जो मेनिंजाइटिस है वो अंदर पेरेन्काइमा में तो जाता नहीं है, इसलिए वो इसी एरिया में लिमिटेड है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता अंदर में। ओनली रीचेस द बिरको रोबिन स्पेस। कहाँ तक पहुँच पाता है, बिरको रोबिन स्पेस तक पहुँच पाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। मेजर टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, जैसा कि हमने पता है बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो होता है बैक्टीरियल। ठीक है, मेनिंजाइटिस, और बड़ों में टीबी मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो 1 वीक के अंदर ही सिम्टम शो करने लगता है, तो ये एक्यूट होता है। ठीक है, जहाँ तक कि हमें पहले से ही पता है। पुरुलेंट इन्फेक्शन विद इन द सबएरेक्नॉइड स्पेस, मतलब ये क्या है, ऐसा इन्फेक्शन है जो सबएरेक्नॉइड स्पेस में होता है। ठीक है, ये एक्यूट भी हो सकता है और सब एक्यूट भी हो सकता है, क्योंकि सब एक्यूट में तो दोनों आता है, जितने तरह तक का मेनिंजाइटिस है सब आता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज हो जाता है। पर्सन कम होश में नहीं रहेगा नहीं कह सकते, बस घट जाता है। ठीक है, बेहोशी हालत में रहेगा, सीजर हो सकता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है, इसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक कुछ नहीं है, जब ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक मेनली टर्म आता है ब्रेन से रिलेटेड में, लेकिन ये ऐसा कभी कभी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ब्रेन पेरेन्काइमा का। कब, जैसे कि हमने बताया था क्या, मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस में। ठीक है, अब जैसा कि आपको ट्रायड पता है मेनिंजाइटिस का, उसके साथ अगर ये मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस हुआ तो उसके साथ क्या होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी अल्टर होगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब ज़्यादा कॉमन क्या है, तो नॉसिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया। ठीक है, वोमिटिंग क्यों होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ जाने से होता है। कभी कभी फोकल सीजर भी होने के चांसेस है। फोकल सीजर मतलब कोई पार्टिकुलर एरिया में होता है, ना कि पूरे ब्रेन में होता है। ठीक है, अगर ये इंट्रासेरिब्रल प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, सेरिब्रल हर्निएशन हो सकता है, लेकिन ये मेनली कॉम्प्लिकेशंस में आता है। तो ये जो मेनिंजाइटिस है उसका मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है, एस निमोनिया या एन मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये दोनों के कारण क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, अब आ गया एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल तो समझ गए, दो के कारण होता है। अब वायरल किसके कारण होता है, तो इसमें भी क्लासिक ट्रायड होगा, वो तो सब में होगा क्योंकि मेनिंजाइटिस का वो मेन ट्रायड है। ठीक है, उसके साथ और क्या हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, और पेन होगा जब हम आई को मूव करेंगे। ठीक है, हेडेक कहाँ पर होगा, तो फ्रंटल एरिया में या रेट्रो और वाइटल एरिया में होगा। और क्या होगा, न्यूट्रल रिजिडिटी माइल्ड होगा, ज़्यादा नहीं होगा, हल्का दर्द करेगा। अब कंस्टिट्यूशनल साइन, तो कंस्टिट्यूशनल साइन में क्या होगा, मलेस, मेलागिया, पेन होगा मसल में, एनोरेक्सिया, नॉसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया, ये सब होने के चांसेस है। किसमें, वायरल में। वायरल में बैक्टीरियल में ये सब नहीं होता, लेकिन वायरल में ये होता है। ठीक है, माइल्ड लिथालसी या ड्रोजिनेस विदाउट प्रोफाउंड चेंज इन कॉन्शियसनेस, हल्का उसको चुस्त जैसा लगेगा, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, मेनली जो मोस्ट कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा है, इंटेरोवायरस, HSV2, अर्बोवायरस, HIV। ठीक है, अब एक्यूट मेनिंजाइटिस में ये डिवाइड कर दिया, कौन ज़्यादा कॉमन है कौन लेस कॉमन है। तो ज़्यादा कॉमन इंटेरोवायरस है। ठीक है, इंटेरोवायरस में कौन सा, तो कॉक्सैकी वायरस,
इकोवायरस, ह्यूमन इंटेरोवायरस, ठीक है। और कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर वायरस है, HSV2 है, EBV है जिसको एप्स्टेन बार वायरस भी कहते हैं, आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है और HIV है। लेस कॉमन में क्या आंसर है, तो HSV1, HSV6, साइटोमेगाली वायरस, मम्स, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस, ये सब लेस कॉमन है। लेकिन जब हम इंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं तो कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन है हर्पिस वायरस, साइटोमेगाली वायरस, HSV1, HSV2, HSV6, वेरिसेला जोस्टर वायरस, एप्स्टेन बार वायरस, एरेक्नॉइड बॉर्न वायरस, लाल क्रोसी वायरस, वेस्ट नीली वायरस और इंटेरो वायरस, ये मोस्ट कॉमन है। लेस कॉमन में आ जाएगा रेबीज, ईस्टर्न इक्यून इंसेफ्लाइटिस वायरस, पोवासान वायरस, साइटोमेगाली वायरस और कौन सा है, मम्स और एक और कोलोराडो टिक फीवर वायरस, ये सब लेस्ट कॉमन है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो कह रहा है कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस, अभी हमने ऊपर देखा, उसमें क्या दिखा रहा था, आर्बो वायरस जो आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस इन्फेक्शन है, ये एपिडेमिक होता है, ठीक है। लेकिन जो HSV इन्फेक्शन है वो ज़्यादा स्पोरेडिक होता है। अब एपिडेमिक मतलब वो एरिया में होना चाहिए, ठीक है। स्पोरेडिक मतलब क्या होता है, ये क्या है, इज द ओनली ट्रीटेबल वन, और ये दोनों क्या है, ट्रीटेबल है, ठीक है। जब हम प्रेजेंट करेंगे इसको इंसेफ्लाइटिस में तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि क्या कुछ HSV है या नहीं, ओनली इट्स द ओनली ट्रीटेबल वायरल इन्फेक्शन, सिर्फ HSV जो है वही सिर्फ ट्रीटेबल है, बाकी ट्रीटेबल नहीं है, ठीक है। सब है क्यों, जो 1 से 2 वीक में जो मेनली चारों आता था इसमें, ठीक है। इसमें आर रिलेटिंग हेडेक, स्टिफ नेक, लो ग्रेड फीवर, लिथार्जी, ये सब आता है। क्रैनियल नर्व का एब्नॉर्मलिटी भी देखने को मिलेगा, रात में स्वेटिंग होगी, ठीक है। इसका कभी कभी सिंड्रोम जो है ना, जो क्रोनिक जो मेनिंजाइटिस है उससे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। इटियोलॉजी फिर वही होगा, M ट्यूबरकुलोसिस और C नियोफॉर्मन्स मोस्ट कॉमन होता है फिलीपींस में, ठीक है। क्रोनिक मेनिंजाइटिस 2 वीक से ज़्यादा, जैसा कि आपको पता है TB और फंगल होता है, ठीक है। तो इसमें क्रोनिक मतलब आराम से टाइम लेके इन्फ्लामेशन होता है, मतलब हमारे शरीर में हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो सिम्टम्स वो लेट से करता है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो CHF का एनालिसिस करेंगे। CHF क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। बिफोर डूइंग LP, लंबर पल्चर करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं पल्प इदीमा तो नहीं है। अलर्ट यू फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ फोकल मास इदीमा लेसन, अगर पल्पी इदीमा है इसका मतलब क्या है, ब्रेन में फोकल मास लेसन है, ठीक है। और फोकल साइन देखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि कहीं हर्निएशन है कि नहीं है। अगर हर्निएशन है तो हमें LP कंट्राडिक्टेड करना पड़ेगा क्योंकि हर्निएशन में लंबर पंक्चर नहीं होता है, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ दीज आर प्रेजेंट रिक्वेस्ट न्यूरो इमेजिंग, अगर इसमें से कोई भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमें पहले न्यूरो इमेजिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये सब प्रेजेंट नहीं है तब आप प्रोसीड कर सकते हो LP में। LP का जो लंबर पंक्चर का जो मेन एरिया होता है वो होता है इलियक क्रिस्ट L4 और L5 के बीच में, ठीक है। डायग्राम में आपको दिखा रहा होगा। अब CHF एग्जामिनेशन करेंगे, तो CHF एग्जामिनेशन भी होगा एक। इसमें क्या देखा जाता है कि अगर लंबर पंक्चर करने के पहले हमें क्या देखना चाहिए, ओपनिंग प्रेशर देखना चाहिए, ठीक है। इफ़ ग्रेटर देन 300 mm H2O रन मैनिटोल फर्स्ट, अगर ओपनिंग प्रेशर में क्या है 300 से ज़्यादा है तो सबसे पहले क्या देना चाहिए, मैनिटोल देना चाहिए। ये क्या करता है, प्रेशर को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। पहले लंबर फ्रैक्चर करने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि ओपनिंग प्रेशर कितना है। अगर 300 से ज़्यादा है तो पहले मैनिटोल देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि उसका कम हो गया, हम फ्लूइड विदड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्स्ट बोतल एडल्ट में कितना ऑब्टेन करना है, 10 cc। अगर बच्चा एडल्ट है, पेशेंट एडल्ट है तो उसमें हमें 10 cc निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट बोतल में 2 cc रहेगा और फर्स्ट बोतल में क्या निकालेंगे, प्रोटीन और ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा बोतल में क्या कितना cc का रहेगा, तो 7 cc का रहेगा। इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो सेकंड बोतल निकालेंगे माइक्रोबायोलॉजी के लिए, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1 घंटे के लिए, कितना पे, तो 100 RPM पे, ठीक है।
उसके बाद उसको फ्यूचर के लिए रख देंगे कि कल्चर ये सब होगा, ये सब के लिए। थर्ड बोतल में क्या करेंगे, 1 cc निकालेंगे सेल काउंट के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट बोतल है उसमें क्या निकालते हैं, तब प्रोटीन और ग्लूकोज। सेकेंड बोतल में क्या माइक्रोबायोलॉजी स्टडी के लिए, और थर्ड बोतल में सेल काउंट के लिए। ये बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब तो CHF कर ली। चलिए फिर से एक और रिवीजन करते हैं, ठीक है। जैसा कि पता है मेनिंजाइटिस, इसके 2 टाइप होते हैं, तो एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो 1 वीक से कम हो, क्रोनिक जो 2 वीक से ज़्यादा हो। तो इसको डिवाइड किया गया है उसके अनुसार, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल और वायरल जो मेनिंजाइटिस है वो एक्यूट में आता है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में क्या करता है, अफेक्ट करता है। और जो टीबी और फंगल मेनिंजाइटिस है वो क्रोनिक में आता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो लंबर पंक्चर करते हैं वो कितने पर करते हैं, तो L4 और L5 ये मोस्ट सुटेबल साइट होता है किसके लिए, तो लंबर पंक्चर के लिए, ठीक है। तो लंबर पंक्चर होने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, तो पर्सन को पेपिली इदीमा है कि नहीं, फोकल साइन है कि नहीं, या साइन ऑफ हर्निएशन है कि नहीं। अगर ये सब साइन रहेगा तो हम LP नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, CHF एग्ज़ाम। तो CHF एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, वो CHF फ्लूइड निकालते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसमें एडल्ट में हम कितना फ्लूइड निकालेंगे, तो एडल्ट में निकालेंगे 10 cc, ठीक है। तो जो एक बार में निकालेंगे नहीं, ये मेनली 3 बार में निकाला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट बोतल में 2 cc निकालेंगे, तो फर्स्ट बोतल में क्या निकलता है, प्रोटीन और ग्लूकोज। सेकेंड बोतल में 7 cc निकालेंगे माइक्रोबायोलॉजी के लिए, और थर्ड बोतल में 1 cc निकालेंगे किसके लिए, तो सेल काउंट के लिए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे कितना, 1 आवर क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे कितना पे, तो 1000 RPM पे, ठीक है। उसके बाद उसको क्या देखेंगे, सुपर नेटेंट देखेंगे, और उसको सेव करेंगे फ्यूचर यूज के लिए। अब क्या कर रहा है, इसमें बैक्टीरियल रहा तो हम क्या करेंगे, तो स्टेनिंग करेंगे और कल्चर करेंगे, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे और क्या करेंगे, स्टेनिंग में क्या क्या करेंगे, ग्राम स्टेन, AFB एसिड फास्ट बैसिलस स्टेन और इंडियन इंक करेंगे। और कल्चर में क्या क्या करेंगे, तो टीबी कल्चर या सेबोरॉड कल्चर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें मेनली हम सुपर नेटेंट के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, तो एक तो देखेंगे एलकैट मतलब लैटेक्स क्रिप्टोकोकल एंटीजेन टेस्ट देखेंगे, ठीक है। अगर एलकैट या उसको बाद में और क्या कह सकते हैं, CALAS भी कह सकते हैं, जिसका नाम है क्रिप्टोकोकल एंटीजेन लैटेक्स एग्लूटिनेशन सिस्टम, ठीक है। और क्या करेंगे, तो लैटेक्स टेस्ट करेंगे बैक्टीरियल एंटीजन के लिए, ठीक है। और PCR करेंगे किसके लिए, टीबी के लिए, जो मेनली 4th बोतल में हम निकालते हैं। अब नॉर्मल CHF फाइंडिंग क्या होता है, तो जो ओपनिंग प्रेशर क्या होता है, जब हम लंबर पंक्चर के लिए ओपन करते हैं तो उसमें कितना होना चाहिए, लेस देन 180 mm H2O होना चाहिए, ठीक है। क्या है, क्यूकेन एस्टिडेंट क्या होना चाहिए, टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। WBC 0 से 5 के बीच होना चाहिए, RBC 0 से 5 के बीच में होना चाहिए, प्रोटीन 15 से 45 mg% होना चाहिए, और शुगर लेस देन 60% होना चाहिए, ठीक है। मेनिंजाइटिस का आप देखें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा टीबी या फंगल है, कौन सा वायरल है। तो सबसे पहले बैक्टीरियल में जानिए कि WBC क्या होता है, 1000 से ज़्यादा होता है, 1000 से ज़्यादा होता है। तो बैक्टीरियल अगर WBC देखेंगे तब उससे ही पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरियल है कैसे, तो उसका जो ये WBC है वो कितना होगा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मेन प्रॉब्लम है टीबी और वायरस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएटर कौन देखेंगे, तो इसमें भी बैक्टीरियल में क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टीबी फंगल और वायरस में क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। तो अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन देखते हैं, तो प्रोटीन में क्या होता है, तो प्रोटीन तो सब में बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। वायरस में नॉर्मल होता है लेकिन इंक्रीज तो रहता है ना, तो इससे भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो हम ग्लूकोज लेवल देखेंगे, ठीक है। तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं है कि बैक्टीरिया और टीबी को सेपरेट किसको करना है, टीबी को और वायरल को। तो टीबी में क्या होता है ना, टीबी या फंगल में शुगर क्या होता है, कम होता है, लेकिन वायरल में क्या होता है, शुगर नॉर्मल होता है, ठीक है। अब अदर टेस्ट क्या हो सकता है, तो अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रहा तो हम ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द रिजल्ट ऑफ CSF एनालिसिस हो गया, अगर प्रोफाइल से पता चला कि बैक्टीरियल है तो हम क्या करेंगे, तो एम्पेरिक थेरेपी करेंगे और बेट करेंगे स्टेनिंग और ये किसका, कल्चर स्टेन का, ठीक है। लेकिन अगर टीबी या फंगल रहा
तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। और बेद किसका करेंगे, एलकैथ का, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर बैक्टीरिया रहा तो एम्पेरिक ट्रीटमेंट करेंगे और उसका बेद करेंगे स्टेनिंग का या कल्चर का। लेकिन अगर टीबी रहा तो ट्रीटमेंट करेंगे टीबी के लिए और क्या का बेद करेंगे, एलकैथ का। अगर एलकैथ निगेटिव हुआ तो कंटिन्यू ट्रीटमेंट करना है टीबी के लिए, लेकिन एलकैथ पॉजिटिव हुआ तो फिर से उसका टेस्ट करना है, फिर से पॉजिटिव आया तो ट्रीट करेंगे क्रिप्टो के लिए, ठीक है। अब क्या है, क्रिप्टोकोकल एंटीजन लैटेक्स एग्लूटिनेशन सिस्टम, जो वही CALAS, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिडिक्टिव वैल्यू 90% होता है और ऐसे अगर निगेटिव रहे तो 100% होता है, ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, एंटीजन। अब कौन सा एंटीबॉडी यूज करेंगे, किसमें, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में, ठीक है। तो अगर बच्चा रहा, प्री टर्म का रहा और लेस देन 1 मंथ का रहा तो हम देंगे एम्पिसिलिन और सेफेटोक्सामाइन, ठीक है। अगर इन्फेंट 1 से 3 मंथ का रहा तो एम्पिसिलिन या सेफोताक्सिमिन या सेप्ट्रियाजोन। अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट चाइल्ड रहा, ठीक है, तो और वो अगर 3 साल से बड़ा रहा लेकिन 55 ये एडल्ट में 55 साल से कम रहा तो उसको क्या देंगे, सेफोताक्सिमिन और सेप्ट्रियाजोन और या ये सेफीपाइन प्लस वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन मेनली एज और रिसर्च के लिए दिया जाता है। अगर एडल्ट रहे मतलब 55 एज से ज़्यादा रहा, ठीक है, और अल्कोहलिक रहा तो हम एम्पिसिलिन, सेफोताक्सिमिन, सेप्ट्रियाजोन या सेफीप्राइम प्लस वैंकोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड मेनिंजाइटिस रहा तो उसका एम्पिसिलिन प्लस सेप्टाजिडिम देंगे या मेरोपेनम प्लस वैंकोमाइसिन देंगे, ठीक है। तो वो तो आपको समझ में आ गया। अब डेली डोज कितना है ये तो याद नहीं रहता, ये तो डॉक्टर की बातें हैं, ठीक है, ये मेरे लिए एग्जाम में पूछता भी नहीं है। अब क्या हो गया, आइसोलेशन रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन CHF इन मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये सब तो स्टेनिंग करने पे इतना आएगा, ये बता रहा है। बैक्टीरियल में ग्राम स्टेन कितना होता है, 75% और कल्चर 90% होता है। क्रिप्टो में कल्चर 100% होता है, स्टेन 58% होता है। लेकिन टीबी में क्या होता है, तो इसी से टीबी और क्रिप्टो में पहले तो बैक्टीरियल टीबी को डिफरेंस कर दिया, टीबी या क्रिप्टो को इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसमें जो कल्चर और स्टेन होता है वो 0% होता है कंपेरिजन तो क्रिप्टो, ठीक है। तो हम पता चल जाएगा, ये सब पिक्चर है तो आपको तो पिक्चर समझ में आ ही रहा होगा। अब अगर क्या है, एडजेक्टिव ट्रीटमेंट करना रहेगा बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस का तो हम क्या देंगे, तो उसके साथ हम क्या देंगे, डेक्सामेथासोन देंगे, ठीक है, 10 mg पर 6 आवर पे 4 दिन के लिए। स्टार्ट 20 मिनट बिफोर फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक। इसको जब एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसके 20 मिनट पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। यूरोपियन ट्रायल सो बेनिफिट, मतलब यूरोपियन पे ये ट्रायल किया गया और ये बेनिफिट किया है। थर्ड ट्रायल इन द लो इनकम कंट्री, थर्ड ट्रायल किस पे किया गया, तो लो इनकम कंट्री मतलब डेवलपिंग कंट्री पे, ये पहले ही बता दिए हैं। अब क्या कह रहा है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेस्ड ऑन पैथोजन के बेसिस पे ट्रीटमेंट बता रहा है, ठीक है। तो जैसे नीसेरिया मेनिंजाइटिस है, अगर पेनिसिलिन पॉजिटिव रहा मतलब पेनिसिलिन सेंसिटिव रहा तो पेनिसिलिन जी या एम्पिसिलिन देंगे। लेकिन अगर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस रहा तो सेप्ट्रियाजोन या सेफोक्सासिम देंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अगर पेनिसिलिन सेंसिटिव रहा तो पेनिसिलिन जी देंगे। अगर पेनिसिलिन इंटरमीडिएट रहा तो सेप्ट्रियाजोन या सेफोक्सामिन या सेफीपाइम देंगे। अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस रहा तो सेप्ट्रियाजोन प्लस वैंकोमाइसिन देंगे। ग्राम निगेटिव बैसिली रहा एक्सेप्ट सीडोमोनास तो क्या देंगे, सेप्ट्रियाजोन या सेफोताजीम। लेकिन अगर सीडोमोनास रहा तो सेप्टाजिडिम या सेफीपाइम या मेरोपिनम देंगे, ठीक है। अगर स्टेफिलोकोकस रहा मेथिसिलिन सेंसिटिव तो नेप्सिलिन देंगे। अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट रहा तो वैंकोमाइसिन देंगे, ठीक है। लिस्टेरिया के लिए एम्पिसिलिन या जेंटामाइसिन देते हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए सेप्ट्रियाजोन देते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस एगैलिटिकेसी के लिए हम क्या देते हैं, पेनिसिलिन जी। बैक्टीरियोसाइट्स फ्रागिलिस के लिए मेट्रोनिडाजोल। फूसोबैक्टीरियम के लिए मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। वही उसका डोज दिया हुआ है, डोज तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या में
तो ये ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टो का तो पता चल गया था क्रिप्टो मेनिंजाइटिस कैसे होता है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि HIV है या नन HIV है। ठीक है, अगर नन HIV है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। इंडक्शन फेज में क्या करेंगे, एम्फोटेरिसिन B डिऑक्सीकोलेट देंगे। कंसोलिडेशन फेज में फ्लूकोनाजोल देंगे। और मेंटेनेंस फेज में फ्लूकोनाजोल का डोज थोड़ा घटा देंगे, 400 से 200 कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर HIV केस रहा तो इसमें भी 3 डोज देंगे, इंडक्शन, कंसोलिडेशन और मेंटेनेंस। इंडक्शन में वही एम्फोटेरिसिन B जिसको कहते हैं AMBD देंगे। फिर कंसोलिडेशन में फ्लूकोनाजोल और मेंटेनेंस में भी फ्लूकोनाजोल, बस वो कम कर देंगे डोज। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में करने रहा तो इसमें भी 3 फेज में देंगे, इंडक्शन फेज, कंसोलिडेशन फेज और मेंटेनेंस फेज। लेकिन इंडक्शन फेज में क्या देंगे, लिपोसोमल देंगे। कंसोलिडेशन और मेंटेनेंस फेज में दोनों फ्लूकोनाजोल देंगे। ठीक है, अब आते हैं किस पे, तो वायरल मेनिंजाइटिस में। जो वायरल मेनिंजाइटिस है तो मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा, तो इंटेरोवायरस। ठीक है, 85%। कोई भी लोकल डाटा नहीं बताता इसका इटियोलॉजी के लिए, वही PCR हम करेंगे जो मेन डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ चॉइस है। ट्रीटमेंट सिम्टम के बेसिस पे, अगर ये हार्पिस रहा तो एसाइक्लोविल देंगे। अगर EBV या भी इन्फेक्शन रहा तो उसको ओरल साइक्लोविल देंगे। फेमिकिक्लोविल भी दे सकते हैं, वाला की क्लोविल भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे क्या है, तो इंसेफ्लाइटिस। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, ये स्टेन और कल्चर के बारे में। ठीक है, ग्राम स्टेन तो पता है बैक्टीरिया के लिए होता है। ठीक है, ग्राम कल्चर किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकी में। कौन सा, नीमोकोकस। ग्राम नेगेटिव कोकी में कौन सा, मेनिंगोकोकस। ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई जो बाइपोलर स्टेनिंग हो वो होता है H इन्फ्लुएंजा। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में अगर ट्रीट कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैसिलरी मेनिंजाइटिस में, अगर AFB करेंगे तो जो TB आएगा उसका यील्ड कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ज़्यादा होगा किस में, AFB स्मीयर फ्रॉम द CHF। ठीक है, इंडिया इंक करेंगे तो इसमें इंडिया इंक मेनली किसके लिए होता है, तो ओवल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, जैसे कि क्रिप्टोकोकस। कल्चर बैक्टीरिया के लिए, लोवेनस्टेन जेनसेन मीडियम TB कल्चर के लिए। ठीक है, लेकिन नहीं डन किया जाता है UERM में। सेबोयूराद कल्चर फंगल के लिए, स्पेसिफिक फॉर क्रिप्टोकोकी। जीन एक्सपर्ट किसके लिए किया जाता है, TB को डिटेक्ट करने के लिए। अगर स्टेन निगेटिव होता है तो देखा जाता है CHF पिक्चर को। ठीक है, अगर CHF पिक्चर में क्या आया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आया तो स्टेन निगेटिव होगा तो फिर से ट्रीट करेंगे। ठीक है, एज रिलेटेड थेरेपी करेंगे। अगर कंपैक्टिवल आया कि TB है, फंगल मेनिंजाइटिस है तो उसको क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे LP नेक्स्ट डे। फिर से अगर निगेटिव आया तो फिर से LP नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, इसे एज्यूम करेंगे TB और उसके अनुसार क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए आते हैं अब वायरल इंसेफ्लाइटिस पे। जैसे कि आपको पता है वायरल इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है, पहले तो इंसेफ्लाइटिस मतलब क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है जिसको पैरेन्काइमल टिश्यू कहा जाता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। इसमें जो मीनिंग्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो ये ब्रेन के अंदर टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्यों होता है, तो वायरस के कारण होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, वायरल इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम, तो साइन तो जैसा कि पता है फीवर। ठीक है, और फीवर तो दोनों में होता है, लेकिन एक चीज़ है जो इसमें होता है ना, स्टार्टिंग में ही मेंटल चेंजेज हो गए, लेकिन मेनिंजाइटिस में मेंटल स्टेटस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें का पैथोलॉजी क्या है, तो वायरस क्या है, पैरेन्काइमल टिश्यू में जाएगा और क्या हो जाएगा, टिश्यू जो वहाँ पर जितने भी सेल है उसके अंदर इंटर कर जाएगा। उसके बाद उसके न्यूक्लियस को क्या कर देगा, वो टेक ओवर कर देगा। मतलब इसमें न्यूक्लियस को टेक ओवर कर दिया, तो मेन जो टेस्ट ऑफ डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, तो PCR होगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस में क्या डिफरेंस है, तो स्टार्टिंग से ही बोलते आ रही हूँ। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, डायरेक्ट क्या हो, मेनिंग्स, जो 3 मेनिंग्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कभी कभी जो होता है इंसेफ्लाइटिस वो सेकेंडरी टू मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि वायरस पहले क्या होगा, ब्रेन को इन्फ्लामेशन करेगा और फिर क्या आएगा,
वो टिश्यू को इन्फ्लामेशन करेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, दोनों को अलग कौन करता है, तो ये मेंटल स्टेटस। ठीक है, और जो ये इंसेफ्लाइटिस है इसमें नेक में रिगिडिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो ये भी क्या होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करता है। लेकिन एक में होता है किसमें, मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस, जिसमें दोनों अफेक्टेड है। ठीक है, जैसा कि पता है ये तो एक्यूट है, लेस देन 1 वीक इसमें लगता है। WBC 500 से कम मिलेगा, लिम्फोसाइटिक होगी, लेकिन शुगर क्या होगा इसमें, नॉर्मल होगा। ठीक है, अब सबसे यूजफुल टूल क्या है, तो अगर जब आप पेशेंट को देखिएगा, मैंने कैसे पहचानिएगा कि ये पेशेंट इंसेफ्लाइटिस का है या मेनिंजाइटिस का है। तो जैसे कि कोई इमरजेंसी रूम में आप पेशेंट को देखें, तो पेशेंट में क्या होगा, अगर कोई भी ये मेंटल चेंजेस नहीं होंगे तो वो मेनिंजाइटिस है, अगर मेंटल चेंजेस हो रहा है तो इंसेफ्लाइटिस है। ठीक है, अब आते हैं ये क्यों हो रहा है, तो 2 कारण से होता है, या तो ये हर्पिस सिम्प्लेक्स के कारण हो रहा है या हर्पिस सिम्प्लेक्स के कारण नहीं हो रहा है। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, वायरल इंसेफ्लाइटिस पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स के कारण हो रहा है कि नॉन हर्पिस सिम्प्लेक्स के कारण हो रहा है, तो ये हमें सबसे पहला टास्क होगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, तो नॉन हर्पिस के कारण अगर हुआ तो क्या हो सकता है, वेरिसेला जोस्टर हो सकता है, इप्स्टेन बार वायरस हो सकता है। ठीक है, जो मेनली ट्रीटेबल है। लेकिन लेक्चर के अनुसार जो हर्पिस सिम्प्लेक्स है इसमें यही एक सिर्फ ऐसा है जो ट्रीटेबल इंसेफ्लाइटिस है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर ट्रीटेबल है तो इसको ट्रीट किससे करेंगे, तो एसाइक्लोविल से करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो हर्पिस सिम्प्लेक्स इंसेफ्लाइटिस है यह ना सिर्फ ब्रेन को अफेक्ट करता है बट ऑल्सो स्पेसिफिक पार्ट को अफेक्ट करता है। वो स्पेसिफिक पार्ट क्या है, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ क्या मिलेंगे, हेमरेजिक कंटेंट भी मिलेंगे। ये पिक्चर था। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो EEG ब्रेन के इमेजिंग के लिए क्या होता है EEG, और हार्ट के इमेजिंग के लिए ECG। ठीक है, CT स्कैन और MRI करेंगे। ठीक है, ताकि हमें क्या मिले, जो फ्रंटल टेम्पोरल लोब है उसमें जो डिफेक्ट हुआ है, फोकल एब्नॉर्मलिटीज, वो हमें मिले। EEG में क्या मिलेगा, तो पीरियोडिक शार्प और स्पाइक मिलेगा, या तो एक फ्रंटल में या दोनों फ्रंटल लोब में या ये टेम्पोरल लोब में। ठीक है, अगर CT स्कैन या MRI करेंगे तो एब्नॉर्मलिटीज देखेंगे कौन सा, तो फोकल एब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है MRI। अब क्या कह रहे हैं, क्यों MRI ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसा कि हमें पता है MRI मेनली सॉफ्ट टिश्यू को क्या करता है, चेक करता है। CT स्कैन बोन के लिए होता है स्पेसिफिक। तो यहाँ पे तो ये पेरेन्काइमल सेल अफेक्ट हो रहा है, तो ज़्यादा कौन होगा, MRI। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, LP करेंगे, क्यों, CHF एनालिसिस के लिए। लेकिन ये मेनली मेनिंजाइटिस में होता है। इसमें जो मेन है वो PCR है, वही है डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस। किसके लिए, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स इंसेफ्लाइटिस के लिए। अदर डायग्नोसिस CSF कल्चर नहीं किया जाता। जैसे कि हमें पता है कल्चर किसके लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है, तो ये तो वायरस है जिसमें CHF कल्चर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, CSF सेरोलॉजी करेंगे एंटीजन डिटेक्शन के लिए। ठीक है, ये मेनली यूजफुल कब होता है, तो जब इलनेस होगा उसके 1 वीक के बाद, और जब PCR निगेटिव हो। ठीक है, अब क्या है कि ब्रेन बायोप्सी कब करेंगे, जब CHF PCR दोनों निगेटिव हो जाए तब हम ब्रेन बायोप्सी करेंगे। किस लिए, तो फोकल एब्नॉर्मलिटीज के लिए। तो ट्रीटमेंट जैसा कि पता है एसाइक्लोविल देंगे। कैसे देंगे, तो IV के में देंगे, इंट्रावेनस देंगे, 10 mg पर kg एवरी 8 आवर्स फॉर एटलीस्ट 14 डेज। ठीक है, एसाइक्लोविल देंगे कितने, तो 10 mg पर kg एवरी 8 आवर्स पे एटलीस्ट 14 डेज के लिए, 14 दिन के लिए देंगे। PCR अगर निगेटिव रहा तो क्या हो सकता, अगर PCR निगेटिव रहा इसका मतलब कि वो हर्पिस नहीं है, तो क्या देंगे, एसाइक्लोविल नहीं देंगे। तो अब क्या दिया जाएगा, तो पहले तो हम देखते हैं क्या कि जोस्टल या EBV वायरस के कारण तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, EEG CT स्कैन और MRI देखेंगे। ठीक है, जो सपोर्ट करता है कि यह हर्पिस है कि नहीं है। अब फिर से PCR को रिपीट करेंगे 14 दिन की थेरेपी के बाद। अगर PCR स्टिल पॉजिटिव आ रहा है तो एडिशनल 7 दिन हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो एडिशनल बच्चों में जो डोज दिया जाता है वो एटलीस्ट 21 डेज के लिए होता है। ठीक है, 20 mg पर kg, वही 8 आवर्स पे। अगर साइटोमेगाली वायरस रहा तो हम क्या देंगे,
गैनकिलोविल देंगे या फोस्कारनेट देंगे। ठीक है, अगर कैलिफोर्निया इंसेफ्लाइटिस रहा या एडिनो वायरस रहा, रोटा वायरस रहा, LCMV या कोई और एरिना वायरस रहा तो हम क्या देंगे, रिबाविरिन देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये सही हो जाएगा। अब क्या है, ब्रेन एब्सेस। चलिए पढ़ते हैं ब्रेन एब्सेस के बारे में। ब्रेन एब्सेस में हमने क्या पढ़ा था कि मेनली जब सिम्टम आता है उसके 10 से 11 दिन के बाद ये होता है। ठीक है, तो इसमें कौन से साइन और सिम्टम देखेंगे, तो इसमें मेनली हेडेक होगा, चक्कर आएंगे, कन्फ्यूजन होगा, सीजर होगा, सीजर मतलब वो कपकपी जैसा जो होता है, फोकल साइन दिखेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव फोकस और इन्फेक्शन, पॉजिटिव इन्फेक्शन होगा जैसे कि आपके कान में इन्फेक्शन दिखेगा, साइनस हो जाएगा, लंग में इन्फेक्शन दिखेगा, हार्ट वाल्व में इन्फेक्शन दिखेगा, और आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहेगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने का साइन क्या है, द पेप्लिडीमा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि मेनली आपको क्या देखना है, फोकल मास लेसन देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको ऐसा लगे तो आपको क्या करना चाहिए, न्यूरो इमेजिंग करना चाहिए ताकि आप रूल आउट कर सकें क्या कि वहाँ पर मास है या पस है। ठीक है, क्या करना चाहिए, न्यूरो इमेजिंग करना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि पस है तो कभी भी लंबर टैप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है, हर्निएशन हो सकता है, हर्निया हो सकता है, जो बहुत क्या होता है, हार्मफुल होता है, कभी कभी तो ये फेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर अब ये एब्सेस मिला तो मेनली क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है ना, ये ब्रेन के अंदर होता है, ये कॉन्टैक्ट में नहीं होता है CHF, तो इसलिए इसमें हम क्या लंबर टैप नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो भी ब्रेन एब्सेस हो उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। तो एंटीबायोटिक में कौन कौन सा, तो सेफ्त्रियाजोन या सेफोटैक्सिन प्लस मेट्रोनिडाजोल भी देते हैं। ठीक है, अगर सस्पेक्ट होगा क्या, बैक्टीरियोइड्स स्पीसीज, तो हम उसको क्या देंगे, वैनकोमाइसिन देंगे। किसके लिए, तो एस ऑरिसस के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। और भी अदर CNS इन्फेक्शन हो सकता है, कौन कौन सा, तो नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि फोकल CNS में फोकल लेसन होता है ना, उसमें बैक्टीरियल था। अब जब नॉन बैक्टीरियल होगा तो किसके कारण होगा, तो पैरासाइटिक के कारण। तो मोस्ट कॉमन पैरासाइट कौन सा है, तो टीसोलियम। ठीक है, इसके कारण कौन सा होता है, न्यूरोसिस्टिक सेरकोसिस होता है। ठीक है, अब क्या है, सब ड्यूरल इम्फाइमा। सब ड्यूरल कहने का क्या मतलब है, जो पस होता है वो कहाँ पे कलेक्शन होगा, ड्यूरल के नीचे। तो जैसा कि हमने बताया था 3 मीनिंग्स होते हैं DAP। ठीक है, तो ड्यूरल के नीचे मतलब DA मतलब डूरामीटर और एरेक्नॉइड के बीच में होता है। तो इसका मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन क्या होगा, तो साइनसाइटिस। ठीक है, एक होता है क्रेनियल इपिड्यूरल एब्सेस। अब ये कहाँ पे एब्सेस होगा, तो ड्यूरल के ऊपर मतलब डूरामीटर के ऊपर, और जो स्कल टेबल है उसके नीचे। ठीक है, तो दोनों के बीच में होगा। तो इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर इसमें हम क्या करें, इसमें क्रेनियोटोमी हो सकता है, स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, साइनस हो सकता है, ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, मैस्टोइड या ऑर्बिट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबको क्या करेंगे, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे। एक और टर्म आया क्या है, सुपरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। ठीक है, ये क्या है, सेप्टिक वेनस थ्रोम्बोसिस है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली क्या हो जाता है, वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्यों होता है, कि वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है, ब्लड में बैक्टीरिया आ जाता है इसी कारण। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।